जन्म के बाद हमारे लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी घटना शादी होती है। इसलिए हम सब के मन में ये जिज्ञासा उठती है कि आपकी शादी कब होगी, वो कौन सा साल है, वो कौन सा महीना है जब आपका विवाह योग बनेगा। आपके इस सवाल का जवाब आपकी ही हॉरोस्कोप में छिपा होता है, जिसे आप खुद अपनी जन्म कुंडली देखकर जान सकते हैं। और यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी कुंडली देखकर अपने विवाह का समय कैसे जान सकते हैं। और ये मैं आपको काफी सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ ताकि आपको सब कुछ बड़ी आसानी से समझ आ जाए। टाइमिंग ऑफ मैरिज यानी शादी का समय जानने के लिए कई महत्वपूर्ण वैदिक सूत्र भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसका सही एप्लीकेशन करके आप अपनी शादी का समय काफी एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। साथ ही वीडियो की एंड में एक खास मंत्र भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी शादी में आ रही किसी भी तरह की बाधाओं को पूरी तरह से एलिमिनेट करने में सक्षम होता है। इसलिए बिना कुछ भी मिस किए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मुकेश अवस्थी। आइए बिना किसी विलंब के वीडियो आरंभ करते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप सब अपनी अपनी जन्म कुंडली अपने सामने रखकर बैठें। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वो प्ले स्टोर से कोई भी फ्री एस्ट्रोलॉजी ऐप इंस्टॉल करके उसमें अपनी सही बर्थ डिटेल्स डालकर अपनी कुंडली ओपन कर लें। आप जैसे ही अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे तो आपकी कुंडली के पहले पेज पर ही आपको एक ऐसा लग्न चार्ट बना दिखाई देगा जिसके ऊपर लग्न लिखा होगा। आपको अभी यही लग्न चार्ट अपने सामने खोलकर रखना है। ये लग्न चार्ट आपकी लाइफ में होने वाली हर इवेंट के बारे में आपको बताता है। बस आपको इसे देखने का ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप खुद अपनी कुंडली देखकर अपनी शादी का सही टाइम कैसे जान सकते हैं। इसके लिए पहले आपको लग्न चार्ट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप अपनी लग्न चार्ट में ये जो खाने बने देख रहे हैं, ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें हाउस कहते हैं। ये 12 भाव आपकी लाइफ में होने वाली अलग अलग इवेंट्स के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं, जिनमें से ये 7th हाउस आपकी मैरिज का हाउस होता है। इसे विवाह भाव कहते हैं। इस 7th हाउस को आप अच्छे से देख लीजिए, इसे अपनी जन्म कुंडली में अच्छे से पहचान लीजिए, क्योंकि यही 7th हाउस आपको ये बताएगा कि आपकी शादी कब होगी। देखिए, शादी के लिए 7th हाउस मेन हाउस होता है, लेकिन शादी का टाइम जानने के लिए इस मेन हाउस के साथ कुछ सपोर्टिव हाउसेस का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये सपोर्टिव हाउस आपकी शादी के लिए काफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए इन सपोर्टिव हाउस को बिना कंसीडर किए आप अपनी शादी की सही टाइमिंग नहीं जान सकते हैं। शादी के लिए मेन हाउस ये 7th हाउस होता है। इसके बाद शादी के लिए पहला सपोर्टिव हाउस 11th हाउस होता है। 11th हाउस को इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है, यानी कि ये हाउस आपके डिजायर्स को फुलफिल करता है। इसलिए आपकी कुंडली का 11th हाउस आपकी शादी के लिए एक इम्पोर्टेंट हाउस बन जाता है। इस 11th हाउस के बाद शादी के लिए दूसरा सपोर्टिव हाउस आपकी कुंडली का 2nd हाउस होता है। 2nd हाउस को कुटुंब भाव कहते हैं, यानी कि ये 2nd हाउस आपकी नई फैमिली की शुरुआत बताता है, आपके कुटुंब की वृद्धि बताता है। इसलिए ये 2nd हाउस आपकी शादी के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है। 11th हाउस और 2nd हाउस के बाद शादी के लिए तीसरा सपोर्टिव हाउस आपकी कुंडली का 9th हाउस होता है। 9th हाउस को भाग्य भाव कहते हैं, और हम सब ये जानते हैं कि हमारी लाइफ में होने वाली हर इवेंट के पीछे हमारे भाग्य का काफी सिग्निफिकेंट रोल रहता है, और शादी के लिए भी ये 9th हाउस पूरी तरह से सपोर्ट करता है। इसलिए शादी का समय जानने के लिए ये 9th हाउस तीसरा सपोर्टिव हाउस बन जाता है। इन 3 सपोर्टिव हाउस के साथ अब हमारे पास मैरिज की टाइमिंग जानने के लिए टोटल 4 हाउस की टीम बन चुकी है। सबसे पहले शादी के लिए प्राइम हाउस जो कि 7th हाउस है, फिर 11th हाउस जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, इसके बाद 2nd हाउस जो कि आपकी फैमिली, आपके कुटुंब की वृद्धि के लिए है, और 2nd हाउस के बाद 9th हाउस जो कि आपका भाग्य भाव है। इन चारों हाउसेस को आप अपनी बर्थ चार्ट पर मार्क कर लीजिए, क्योंकि यही वो भाव हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपकी शादी कब होगी। आपकी कुंडली के इन हाउसेस पर जिन भी ग्रहों का प्रभाव होता है, उन्हीं ग्रहों के पीरियड में आपकी शादी होती है। देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी लाइफ को अलग अलग प्लैनेट्स रूल करते हैं। आप सब ने महादशा का नाम जरूर सुना होगा कि किस ग्रह की दशा चल रही है। आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह की दशा चल रही होती है, आपकी लाइफ के उस खास पीरियड को वही ग्रह रूल कर रहा होता है। एक तरह से वही ग्रह आपकी लाइफ के उस खास हिस्से का मालिक होता है। आपकी लाइफ में होने वाली हर तरह की अच्छी और बुरी घटना उस ग्रह के अनुसार ही हो रही होती है। आपकी कुंडली के अनुसार जिस भी ग्रह की दशा प्रेजेंट में चल रही है, अगर वो ग्रह आपकी शादी को सपोर्ट करता है तो उस महादशा में आपकी शादी के योग बन जाते हैं। लेकिन महादशा का ये पीरियड काफी लंबा होता है। जैसे सबसे छोटी महादशा सूर्य की 6 वर्ष की होती है। 6 साल एक लंबा समय होता है,
अब इन 6 सालों में आपकी शादी किस साल में होगी ये जानने के लिए आपको उस ग्रह की महादशा में बाकी ग्रहों की अंतरदशा देखनी होगी। आप जैसे ही किसी भी ग्रह की महादशा देखेंगे तो उसमें सभी 9 ग्रहों की अंतरदशा का टाइम भी लिखा होगा कि उस ग्रह की महादशा में कितने टाइम तक किस ग्रह की अंतरदशा होगी। इस अंतरदशा को देखकर आप अपनी शादी का ईयर जान सकते हैं और प्रत्यंतर दशा को देखकर आप अपनी शादी का मंथ जान सकते हैं। दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा देखकर कैसे आपको अपनी शादी का समय जानना है ये अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल कुंडली के साथ अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप फिर से अपना ध्यान अपनी बर्थ चार्ट पर केंद्रित करिए। आपकी कुंडली के 7th, 11th, 2nd और 9th हाउस पर जिन भी ग्रहों का प्रभाव होता है और जब महादशा में उन ग्रहों का पीरियड आता है तब आपकी शादी के योग बनने लगते हैं, यानी वही आपकी शादी का समय होता है। चलिए समझते हैं कि ग्रह कैसे इन भावों पर अपना प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले जो भी ग्रह इन भावों पर बैठे होते हैं वो अपना पूरा प्रभाव इन भावों पर डालते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन भावों पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। फिर जो ग्रह इन भावों का स्वामी होता है यानी इनका मालिक होता है। कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है ये जानना काफी आसान होता है। आपकी कुंडली के जिस भाव का स्वामी आपको जानना है आप उस भाव को देखिए। जैसे आपको 7th हाउस का स्वामी कौन सा ग्रह है ये जानना है तो आप अपनी कुंडली का 7th हाउस देखिए। आपको 7th हाउस पर 1 से लेकर 12 तक में से कोई एक नंबर लिखा दिखाई देगा। जैसे इस कुंडली के 7th हाउस पर 2 नंबर लिखा है। ये 2 नंबर का मतलब होता है 2 नंबर की राशि। कुंडली के भावों पर ये जो नंबर लिखे होते हैं ये राशियों के नंबर होते हैं, यानी कुंडली के भावों पर राशियों की जगह उनका नंबर लिखा होता है। 1 से लेकर 12 तक राशियों का चार्ट आपके सामने है। आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। इस चार्ट में 12 राशियों के नंबर और उनके स्वामी लिखे हैं। जैसे 7th हाउस पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 7th हाउस पर वृष राशि है और 7th हाउस का स्वामी शुक्र ग्रह है, क्योंकि वृष राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। जो ग्रह किसी भाव पर लिखे नंबर की राशि का स्वामी होता है वही ग्रह उस भाव का स्वामी भी बन जाता है। अब इसी तरह से आप बाकी के भावों के स्वामी भी जान सकते हैं। जिस भाव का स्वामी आपको जानना है आप उस भाव पर लिखे नंबर को देखिए और उस नंबर की राशि और उसका स्वामी आप इस चार्ट से देख लीजिए। जो उस नंबर की राशि का स्वामी होगा वही उस भाव का भी स्वामी होगा। इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली के 7th, 11th, 2nd और 9th हाउस के स्वामी जान सकते हैं। अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली के इन भावों पर कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन से ग्रह इन भावों के स्वामी हैं। जो भी ग्रह इन भावों के स्वामी हैं या इन भावों पर बैठे हैं उन्हीं की दशा अंतर दशा में आपकी विवाह का योग बनेगा। चलिए अब एग्जाम्पल कुंडली के साथ ये समझते हैं कि आप कैसे इन नियमों का, इन सूत्रों का यूज करके आप खुद अपनी कुंडली देखकर ये कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। ये एग्जाम्पल कुंडली एक फीमेल नेटिव की है जिसकी शादी 24 जून 2012 को हुई थी। 24 जून 2012 को इस कुंडली के अनुसार चंद्र की महादशा में बुध की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशा थी। अब नियम आपको पता है कि जो भी ग्रह कुंडली के 7th, 11th, 2nd और 9th हाउस को प्रभावित करते हैं, जो भी ग्रह इन भावों पर अपना प्रभाव डालते हैं, उन्हीं ग्रहों की दशा अंतर दशा में आपकी शादी होती है। इस कुंडली में शादी के समय चंद्र की महादशा थी। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कुंडली के 11th हाउस का स्वामी चंद्र ग्रह है, क्योंकि 11th हाउस पर 4 नंबर लिखा है और 4 नंबर का मतलब कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी चंद्र ग्रह होता है, इसलिए 11th हाउस का स्वामी चंद्र हुआ। यानी कि महादशा जिस ग्रह की है वो शादी के लिए अपनी परमिशन दे रहा है, क्योंकि चंद्र 11th हाउस यानी इच्छा पूर्ति के भाव का स्वामी है, जो कि शादी के लिए एक सपोर्टिव हाउस होता है। फिर इसके बाद शादी के समय यानी 24 जून 2012 को बुध ग्रह की अंतरदशा थी। अगर आप कुंडली में देखें तो बुध ग्रह भी कुंडली के 11th हाउस पर ही बैठा हुआ है, इसलिए बुध की अंतरदशा शादी के लिए सपोर्टिव हुई। इसके बाद बारी आती है प्रत्यंतर दशा की। 24 जून 2012 को राहु ग्रह की प्रत्यंतर दशा थी और राहु कुंडली के 8th हाउस पर बैठा है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि जो हाउस शादी के लिए मैंने आपको बताए 7th, 11th, 2nd और 9th, राहु इनमें से किसी भाव पर नहीं बैठा है, फिर भी राहु की प्रत्यंतर दशा में शादी क्यों हुई? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो भी ग्रह आपकी कुंडली के इन भावों पर अपना प्रभाव डालता है उन्हीं ग्रहों के पीरियड में आपकी शादी होती है। कुंडली में ग्रह कई तरह से अपना प्रभाव भावों पर और दूसरे ग्रहों पर डालता है। पहला, जब ग्रह किसी भाव पर बैठता है। दूसरा, जब ग्रह किसी भाव पर अपनी दृष्टि डालता है, यानी कि जब कोई ग्रह किसी भाव को देखता है। तीसरा, जब कोई ग्रह उस भाव के स्वामी के साथ युति करता है, यानी कि उस भाव के स्वामी के साथ बैठता है। चौथा, जब कोई ग्रह उस भाव के स्वामी के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है। इसके आगे फिर नक्षत्र भी शामिल हो जाते हैं। जब काफी सूक्ष्मता से किसी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है तो नक्षत्रों को भी देखा जाता है।
अभी हम नक्षत्रों की बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। इसलिए अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह जब शादी के सहयोगी भावों पर अपनी दृष्टि डालता है या इनके स्वामी के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है तो भी वो ग्रह अपनी दशा में शादी का फल कर सकता है, क्योंकि वो ग्रह अपनी दृष्टि के द्वारा उस भाव को और उसके स्वामी को प्रभावित करता है। इस एग्जाम्पल कुंडली में चंद्र और बुध का कनेक्शन आपने समझ लिया। अब राहु की प्रत्यंतर दशा को भी समझते हैं। देखिए, राहु कुंडली के 8th हाउस में बैठा है। कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है तो उसकी पूरी दृष्टि सामने वाले भाव पर पड़ती है। यहाँ पर राहु 8th हाउस में बैठकर 2nd हाउस पर अपनी पूरी दृष्टि डाल रहा है, यानी कि 2nd हाउस पर राहु का दृष्टि के द्वारा पूरा प्रभाव है। और जैसा कि आप जानते हैं 2nd हाउस शादी के लिए सपोर्टिव हाउस होता है। वहीं अगर राहु की बात करें तो राहु बाकी ग्रहों से अलग होता है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। राहु को डिटेल में जानने के लिए आप चैनल पर राहु की इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने राहु के बारे में डिटेल में बताया है कि राहु कुंडली में कैसे काम करता है। अभी के लिए आप केवल ये समझ लीजिए कि राहु एक छाया ग्रह है। बाकी ग्रहों की तरह राहु का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, इसलिए राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के स्वामी के अनुसार भी फल करता है। इस कुंडली में राहु 8th हाउस पर बैठा है और 8th हाउस में 1 नंबर लिखा है, यानी 8th हाउस पर मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। यानी राहु एक छाया ग्रह होने के नाते अब मंगल ग्रह के फल भी देगा। इस कुंडली में अगर आप ध्यान दें तो मंगल 11th हाउस पर बैठा है। इसका मतलब राहु की प्रत्यंतर दशा भी शादी का फल कर सकती है। शादी के समय इस कुंडली में चंद्र, बुध और राहु की दशा अंतरदशा चल रही थी और इन तीनों ग्रहों का संबंध कुंडली के 7th, 11th, 2nd और 9th हाउस से है। इसी तरह से आप अपनी कुंडली में देखकर भी अपनी शादी का समय जान सकते हैं। आपको केवल इसी नियम को सही से अप्लाई करना होगा। इसके अलावा जब एडवांस लेवल पर कुंडली का एनालिसिस किया जाता है तब और भी कई फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन आप शुरुआती तौर पर इसी नियम के आधार पर अपनी शादी का सही समय जान सकते हैं। शादी की टाइमिंग जानने के लिए कुंडली में बृहस्पति और शुक्र इन दोनों ग्रहों का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बृहस्पति ग्रह पति यानी कि हस्बैंड का कारक होता है और शुक्र ग्रह पत्नी का कारक होता है। इसलिए जब किसी लड़की की कुंडली में बृहस्पति ग्रह की दशांतर दशा आती है तो ये विवाह योग बनाती है। भले ही बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में शादी या शादी के सपोर्टिव हाउस से कोई भी रिलेशन ना बनाता हो, तब भी बृहस्पति ग्रह की दशांतर दशा में विवाह का योग बन जाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह पति का कारक होता है। इसी तरह जब किसी लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह की दशांतर दशा आती है तो भी विवाह योग बन जाता है, भले ही शुक्र ग्रह का विवाह के भावों से कोई भी संबंध ना हो, क्योंकि शुक्र ग्रह विवाह और पत्नी का नैसर्गिक कारक होता है। इसलिए शुक्र अपने पीरियड में विवाह को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। जब भी आप जन्म कुंडली में शादी के लिए दशांतर दशा देख रहे हो तो बृहस्पति और शुक्र इन दोनों ग्रहों की दशांतर दशा पर भी अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ग्रह शादी के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं। दशांतर दशा की तरह ही शादी का समय जानने के लिए गोचर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गोचर का मतलब होता है ग्रहों का चलना, यानी कि प्लैनेट्स का ट्रांजिट। ग्रह हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं। इसलिए ग्रहों की इस चलायमान स्थिति को गोचर कहते हैं, यानी ग्रहों का चलना। गोचर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ग्रहों का गोचर देखकर कैसे किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट किया जाता है, इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि गोचर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी के लिए आप ये समझ लें कि शादी के लिए कुंडली में जो भी ग्रह सपोर्ट करते हैं वो ग्रह गोचर में जब शादी और शादी के सपोर्टिव हाउस पर अपना प्रभाव डालता है तो भी आपकी कुंडली में विवाह योग बनता है। शादी का समय कुंडली से कैसे देखना है ये आपने जान लिया है। अब बात करते हैं उस खास मंत्र की जो आपकी शादी में आ रही हर तरह की समस्याओं को दूर करता है। देखिए, गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता है, यानी विघ्नों को, बाधाओं को हरने वाले। इसलिए शादी में आ रही किसी भी तरह की समस्या या बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी के इस पावरफुल मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार प्रतिदिन जप करें और बुधवार के दिन गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं। बस ये आसान सा उपाय कुछ ही समय में आपको अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। विवाह का समय जानने के लिए कुंडली में विवाह योग के बारे में भी पता होना जरूरी होता है कि कुंडली में विवाह योग कैसा है। जब कुंडली में विवाह योग अच्छा होता है तो शादी अपनी सही एज में हो जाती है, लेकिन विवाह योग वीक होने पर शादी का टाइम भी बढ़ता जाता है। आपकी कुंडली में विवाह योग समझने के लिए मैंने विवाह योग की एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड की है, जिसका लिंक आपको वीडियो की एंड में मिल जाएगा। आप एक बार इसे भी देख लीजिएगा, इससे आपको विवाह का समय समझने में आसानी होगी।
साथ ही जो लोग बेसिक और एडवांस ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारी संस्था ज्योतिष गुरुकुल के सर्टिफाइड बेसिक और एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स करके ज्योतिष सीख सकते हैं। कोर्स पूरा होने के बाद हमारी संस्था ज्योतिष गुरुकुल के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे आप एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। कोर्स की टाइमिंग, बैच और फीस जानने के लिए आप इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करें। साथ ही ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।